देश की बहस के मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। आप जानते हैं जिस तरीके से हम ये शो करते हैं उसकी पद्धति आपको पता है। दरअसल ये देश का इकलौता शो है जो शो में बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, बड़े बड़े चिंतकों के साथ अपने दर्शकों को जोड़ता है सीधे उनके घर से और उनसे बहस कराता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता है और उसी के आधार पर अपनी चर्चा और डिस्कशन को आगे बढ़ाता है। इसलिए देश का इकलौता शो जिसमें दर्शक भी सीधे जुड़ते हैं और दर्शक ही विषय डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस मुद्दे पर बहस करना है। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है रोहिंग्या पर सुप्रीम फैसले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है, क्या इसका विश्लेषण करेंगे। इसे 72% लोगों ने वोट देकर बहस की मुद्दा बनाया है। दरअसल हुआ यह था कि 168 रोहिंग्या इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जेल में बंद है। उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है इसलिए क्योंकि वो अवैध घुसपैठिए हैं। सरकार ने उनकी पहचान की और उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा। इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की 11 मार्च को और ये कहा कि इन तमाम रोहिंग्याओं को पहली बात भारत में शरण दी जाए, दूसरी बात इनके डिपोर्टेशन को रोका जाए क्योंकि म्यांमार में इनके साथ न्याय नहीं होगा और तीसरी बात इन्हें भारत में शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। इन तीनों मांगों को कोर्ट ने अब इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के उस तथ्य पर वजन दिया, सरकार के उस तथ्य को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया था कि ये अवैध घुसपैठिए हैं, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन्होंने घुसपैठ की है उन बॉर्डर से जो पोरस बॉर्डर है यानी खुले हुए हैं और जहां पर किसी भी तरह की फेंसिंग या रोक टोक नहीं है, इसीलिए इन्हें घुसपैठिया माना जाए, ऐसी बात सरकार ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश यही बात मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना प्रोसेस के इनको डिपोर्ट ना किया जाए और बिना प्रोसेस के सरकार वैसे भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। दरअसल रोहिंग्या मुसलमान रहने वाले हैं म्यांमार के, वहां पर उन्होंने गृह युद्ध छोड़ दिया था और गृह युद्ध छेड़ने के बाद वहां के शासकों ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता से हटा दिया था। इसके बाद इन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की। मामला बड़ा है, रोहिंग्या किस तरह से सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम है, इस पर बात करेंगे। उन लोगों का क्या जो रोहिंग्या मुसलमानों के वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे, ऐसे कई लोग हमारे साथ पैनल पर भी जुड़ेंगे। क्या ये देश एक धर्मशाला है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा। आखिरकार हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई फिलहाल नहीं होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जम्मू के होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्या को बिना प्रक्रिया का पालन किए अभी वापस म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महज एक लाइन का आदेश पढ़ा है लेकिन इसके मायने बेहद साफ हैं कि जम्मू कश्मीर के होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्या को रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिलना तो दूर, उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। दरअसल याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि होल्डिंग सेंटर में रखे गए रोहिंग्या को रिहा किया जाए और उन्हें शरणार्थी का दर्जा भी दिया जाए, साथ ही उन्हें वापस म्यांमार न भेजा जाए। साफ है इस फैसले से रोहिंग्या के बचाव पक्ष को झटका लगा है। याचिकाकर्ता सलीमुल्लाह की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा था कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें भारत में शरणार्थी का दर्जा मिले और वापस न भेजा जाए। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि भारत अवैध घुसपैठियों की राजधानी नहीं बन सकता। सरकार का कहना था कि रोहिंग्या पूरी तरह से अवैध घुसपैठिए हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जबकि कुछ लोग रोहिंग्या का पक्ष लेते रहे। भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। ये हमारे हिस्से का रोटी कपड़ा मकान छीन रहे, ये हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में क्राइम बढ़ा रहे हैं, चोरी लूट झपटमारी कर रहे हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, इसलिए इनको वापस भेजना बहुत जरूरी है। रोहिंग्या का मसला सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, लेकिन ये एक इंसानी मसला है। आज जो म्यांमार के हालात हैं, उन हालात के अंदर इन रोहिंग्यास को वहां वापस भेजना नामुमकिन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू में होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्याओं पर पूरी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है, जिस पर केंद्र पहले ही आश्वस्त कर चुका है। देश की बहस में चर्चा है कि घुसपैठ रोकने में रोहिंग्या एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए सरकार इन्हें देश से बाहर करना चाहती है, लेकिन देश में कुछ लोग इन्हें बचाने में लगे हुए हैं।
तो सवाल यह है कि क्या मजहब के आधार पर रोहिंग्या मुसलमानों को बचाया जा रहा है? एक धड़ा यह कहता है कि इन्हें शरणार्थी बना दिया जाए। किस आधार पर? जो देश इन्हें निकाल चुका है, जिस देश में इन्होंने गृह युद्ध छोड़ा, वहां पर इनके इंटेंशन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भारत में रहने वाले मजहब के आधार पर तर्क देने वाले कुछ लोग? इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या रोहिंग्या देश के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं? यह माना जा रहा है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के अंदर रहते हैं, जो देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, विचार है, या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मेरे साथ वाणी यास्मीन है, जो कि कश्मीर से मेरे साथ जुड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक वकील हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, जाने माने एनालिस्ट हैं और रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत देश एक धर्मशाला है? क्या हमारे 130 करोड़ लोग काफी नहीं कि हम 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी शरण दें? ऐसी मांग लेकर क्यों जाते हैं कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट, क्यों जाते हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट? क्या भारत को धर्मशाला बना दिया जाए रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की? दीपक जी, आपने 2 चीज़ कही। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा रोहिंग्या मुस्लिम। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके शो के अंदर सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिम नहीं, रोहिंग्या हिंदू भी हमारे मुल्क के अंदर आए हैं और वे भी शरणार्थी है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि क्या 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे मुल्क तो सीए उनको दे देगा ना? बांग्लादेशी या जो हिंदू है उनको दे देगा सीए नागरिकता, अगर वाकई में वो हिंदू हैं। जी सर। प्रॉब्लम तो रोहिंग्या मुसलमानों से शुरू हुई ना म्यांमार के अंदर, हिंदुओं से थोड़ी हुई, क्योंकि वहां पर लोग बौद्ध धर्म मानते हैं और वहां पर उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया था। तो ऐसी कैसी बात करते हैं आप? अब रोहिंग्या मुसलमानों को आप हिंदू बता रहे हैं जी। तो आपका ये मानना है दीपक जी? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रोहिंग्या हिंदू भी है हमारे देश में शरणार्थी, ये बात तथ्य है। लेकिन आप इस शो पे कह रहे मुझे कि अगर कोई हिंदू है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमान है तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि मुसलमान को मिलनी चाहिए मेरिट के आधार पर। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आता है, जैसे हमने दी है, लिफ्ट करा दे वाला गाना जिसने गाया था ना, उसको नागरिकता दी हमने सीए के बीच में। आप भूल गए इस बात को। लेकिन सीए सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देता है, ये भी आपको पता है। नहीं, मैं इस बात को नहीं बोला। नहीं, मैं इस बात को नहीं भूलता हूँ, क्योंकि फिर इसमें वो मैटर, इस वक्त सीए का जो मैटर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, जिसमें मैं एक पिटिशनर हूँ। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और उसमें वो बात को मैं साबित कर सकता हूँ वो एक्ट किस तरह से इलीगल है, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। मैं आपसे 2 चीज़ कह रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 3 या 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में, इसका कोई आंकड़ा, कोई तात्पर्य नहीं है भारत की सरकार के पास। भारत की सरकार खुद कहती है कि जो अवैध नागरिक है वो कुछ 20 या 30 हज़ार है, लेकिन आप कह रहे हैं 2-3 करोड़। तो ये बता 40,000 का रिकॉर्ड है तहसीन पूनावाला। 5 करोड़ एक फिगर है जिसको हम सब जानते हैं। हाँ, चल, और ये फिगर पर डिस्कशन सालों से चला आ रहा है। पार्लियामेंट में नहीं दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सर। सालों से चला आना उसका मतलब सच नहीं हो गया। सालों से ये कहना कि सावरकर वीर है, उसका मतलब सावरकर वीर नहीं है। तथ्य ये होता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें 5 करोड़ का आंकड़ा नहीं है। दूसरी अवैध लोगों के घुसने का आंकड़ा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं रखा जा सकता। तहसीन पूनावाला, जो आदमी एप्लीकेशन देके घुसा ही नहीं, उसका आंकड़ा क्या होगा? जो आदमी छुप कर रह रहा है और गलती से अपने कार्ड बना लिया, उसका आंकड़ा कहां से होगा? तहसीन पूनावाला, कहां से वेरीफाइड आंकड़ा होगा? ये तो वही तर्क है ना, लव जिहाद डिफाइन नहीं है और आप कह रहे हैं लव जिहाद का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो संसद में बताया ही नहीं। जिन अवैध, सर मैं आपका जवाब दे देता हूं, जिन अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया, यूपीए के समय में वो थे 70,000 और बीजेपी के समय में यानी पिछले 7 सालों में सिर्फ 7,000। यानी कि अगर अवैध घुसपैठ हुई है तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है और मोदी जी निकाल नहीं रहे। 5 करोड़ के आंकड़े का कोई बेस नहीं है, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानते हो। लेकिन एक दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे झूठ चलाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे 15 लाख करोड़ आने वाले, जैसे 6 लाख करोड़ स्विस बैंक में। और इसका आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपने बहुत लंबी बात कर ली। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इस देश को धर्मशाला बना दिया जाए रोहिंग्या मुसलमानों की और बांग्लादेशियों की? इसका 2 टूक जवाब दे दीजिए। क्या सोचते हैं आप, बता दीजिए, क्या इस देश को धर्मशाला बना दिया जाए?
आपके दर्शकों, आज आपके दर्शक ये जान ले कि इस वक्त ज्यादा भारतीय बांग्लादेश में है जो काम कर रहे हैं, और भारत का 4th हाईएस्ट रेमिटेंस बांग्लादेश से आ रहा। आप बांग्लादेश से हमारे रिलेशनशिप कृपया खराब ना करें राजनीति के लिए, ये मेरी आपसे अपील है। आगे आप लोग समझदार है, बांग्लादेश की इकोनॉमी इस वक्त भारत की इकोनॉमी से अरे भारत की विदेश नीति तो चकनाचूर हो चुकी है तहसीन, ये तो हर शो में बोलते हैं। तो आप बांग्लादेश से संबंधों पर कहां गए? आप तो हर शो में बोलते हैं कि मोदी जी ने देश की विदेश नीति को कचरा कर दिया है, कूड़ा कर दिया है विदेश नीति। मतलब अपने तर्क की बात हो, अपने मतलब की बात हो, तो किसी भी तर्क को भगवान बना लो। आज तहसीन आप फॉर्म में नहीं है, आज हर सवाल पे फंस रहे हैं। मोदी जी ने नेपाल को साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं इसी सवाल को लेके। आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, आपने जवाब नहीं दिया। क्या प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि इस देश को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धर्मशाला बना दिया जाए? जी नहीं, कुछ लोगों ने धर्मशाला बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन उसको हम धर्मशाला बनने नहीं देंगे, क्योंकि धर्मशाला नहीं, वो अधर्मशाला बनाना चाहते हैं। वो अधर्मशाला, भाई आप रोहिंग्या, आप शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर नहीं करेंगे। जो घुसपैठिए हैं 1947 से भारत के भूभाग में एक जो रणनीतिक और विकृत सेकुलरिज्म के नाम पर उसको संरक्षण देने का जो विकृत सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जिसके प्रतिनिधि तमाम सेकुलर कहने वाली और विशेष करके मुस्लिम भाईजान लोग जो स्वयं को सेकुलर टोपी ओढ़कर आते हैं, लेकिन उनकी हर बात में रणनीतिक तौर पर जिन्नावाद को संस्थापित करने का दुष्कर्म होता है। भाई रोहिंग्या जो हैं, ये 1947 के पहले बर्मा म्यांमार में रहते हुए रोहिंग्या जिन्ना को अपना नेता मान रहे थे और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए ब्रिटिशर्स के यहाँ एप्लीकेशन लेकर खड़े थे। तो साहब आप जो हैं, जिस पाकिस्तान, जिस बांग्लादेश से आपका मौलिक संबंध है, अगर आपको वो शरण देने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद जिस देश में अपना मूल बताते हो कि हम भाई अरकान स्टेट में जो है 3000 BC से जो लोग हैं उनके वंशज हैं, अगर आप उनके वंशज हैं तो अपने स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन आप अपने स्थान पर जा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले कई शताब्दियों से लगातार वहां के बौद्ध आबादी के साथ युद्ध की स्थिति की है, जिहाद छेड़ा है, हत्याएं की हैं, नरसंहार आपने प्रारंभ किया। अब वहां पर जो कार्रवाइयां हुई, अब उन कार्रवाइयों से आप सहमत असहमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपनी जो राय है वो प्रकट करेंगी, कार्रवाइयां करेंगी। लेकिन ऐसे घुसपैठिए जिनके संदर्भ में स्पष्टता से आपके पास इनपुट्स हो, सिक्योरिटी इनपुट्स हो, ग्लोबल एजेंसीज के भी इनपुट्स हो कि वो टेरर एक्टिविटीज में शामिल हैं, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं, आप ऐसे खतरनाक विकृत रणनीतिक शक्तियों को अपने पास क्यों रखना चाहेंगे? क्या आवश्यकता है? भाई किसी शरणार्थी को पाला जा सकता है, लेकिन कोई आतंक के इरादे से आ रहा हो या पहले से स्पष्ट हो, वहां पर हिंदुओं और बौद्धों का नरसंहार करते हुए आ रहा हो, यहाँ बहुसंख्यक जो समुदाय है उसके विरुद्ध उसके मन में पहले से ही कलुष का भावना और आज की नहीं है, वो सदियों पहले की और लगातार लड़ता रहा है, तो उसको आप अपनी कोख में अपनी कोख कटवाने के लिए रखेंगे क्या? अपना पेट चिरवाने के लिए रखेंगे, फटवाने के लिए रखेंगे क्या? ठीक है, सीधे भट्टी जी के पास चलता हूं। भट्टी जी, मुझे वह बताइए, आप क्यों नहीं आर्गुमेंट करते कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कि भाई ले लीजिए इनको, पहले भी पाकिस्तान जाना चाहते थे 1947 से पहले, अब इनकी असली जगह वही है, क्योंकि धर्म के आधार पर एक ही देश बना है इस पूरी दुनिया में, उसका नाम पाकिस्तान है। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी की ज्यादा दोस्ती है इमरान खान के साथ, तो उनकी ज्यादा चलेगी, हमारी कम। सर्जिकल स्ट्राइक और वो भूल गए आप क्या? एयर स्ट्राइक तो रही प्रेम शुक्ला ने, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भट्टी जी भूल जाते हैं, मोदी जी की आलोचना के नाम पर कई चीजें भूल जाते हैं आप। सर पेड़ गिरा दिए थे, उससे कौन सी बड़ी तरक्की कर दी आप लोगों ने? छोड़िए ना उस चीज को, अगर मुंह खिलाएंगे तो बड़ी दूर तक जाएगी। कश्मीरियों को मैं तो चाहता हूं आप मुंह खोलिए, आपके पास आप मुंह खोलिए, रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करिए, तब देश समझ जाएगा कि किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप। आए मेरी जान सुनिए तो सही, और दीपक मेरी जान सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए। आपकी जान आपके पास है सर, मैं तो एंकर हूं छोटा सा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी प्रेम शुक्ला
ये क्या भाषा हुआ? आप भी हमारी ये क्या जान भाषा बनाओ। हुई? क्या बात है, अब जान बोला आपने, दुश्मन तो बोला नहीं आपको। चलिए बोलिए बोलिए, तो अपना आर्गुमेंट दीजिए। मैं आपको दीपक भाई ये बता देता हूँ कि जहाँ तक प्रेम शुक्ला का, सुनिए, प्रेम शुक्ला जी ने अभी एक भाषण दिया है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ अभी ख़त्म किया, पता भी नहीं चला इसके बारे में। शायद आपको भी इसके बारे में इतनी समझ नहीं आई होगी कि क्या बोलना चाहते थे वो। बट मैं एक चीज़ उनकी समझा ज़रूर हूँ कि उनका कहीं ना कहीं सीधा इस्लाम के ऊपर एक निशाना था। अभी हमारे भाई तासिम पूनावाला ने लीगली आपको बहुत कुछ समझा दिया मेरी समझ में वो ना समझ। बट मैं सिर्फ दो बातें आपको ज़रूर समझा देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद जो है ना सर, यहाँ अगर बात करें तो ब्राह्मणवाद भी जो है ना वो भी रिफ्यूजी बन के आया था। ब्राह्मणवाद भी रिफ्यूजी बन के आया था। तो मैं चाहता हूँ पहले ब्राह्मणवाद को यहाँ से बाहर निकाल के, कहाँ से हिस्ट्री पढ़ी आपने क्योंकि इस भारत देश का की? निवासी असली जो है ना, अरे भारत वो- की हिस्ट्री कहाँ वो से पिछड़े- पढ़ी आपने? वो वकार भट्टी हैं, जिस वो दलित हैं, किताब को वो कोट कर रहे हैं, ये बता है, वो दीजिए। मुस्लिम हैं। मदरसे से इतिहास पढ़कर आए मियाँ। मदरसे से इतिहास पढ़ाई सर और हमने किताबें पढ़ी है ना, आपने नाथुरम, सर सुनिए ना, अरे एक किताब कोट कर सर, दीजिए ना प्रेम मालिक, शुक्ला ने- जिसमें प्रेम लिखा हो शुक्ला कि ने ब्राह्मण जो है बाहर से आए कौन सी थे। किताबें पढ़ी है एक किताब बता दीजिए ना जिसमें लिखा हो भारत से ब्राह्मण बाहर से आए थे। सर आपको एक किताब बता दीजिए। आपकी अभी- सारी अभी शक्तियों चुप की करिए ना, मर्जी लग गई ना। आप हमने बोला ना, एक हमने संदर्भ तीर का जरा सा मार दिया, वैज्ञानिक और निशाना लग ऐतिहासिक गया। दे दीजिए, तब अब क्या दोनों होता? तड़फने क्यों लगे हो? सर दीपक मिर्ची भाई हमको प्रेम नहीं शुक्ला को लगती बोलने जी। दीजिए ना, आप रहने दीजिए ना। हमको बीजेपी मिर्ची का नहीं लगती, प्रवक्ता आपको लगती वकार है। भट्टी जी, मैं आपका कैंसर चेहरा हूँ और लाल अगर आप लाल गलत है। बोलेंगे तो मैं आपको लाल लाल टोकूंगा, मिर्ची की तरह जनाब, चेहरा हो इसलिए गया। क्योंकि प्रेम झूठ के शुक्ला पैर साहब नहीं आपको लगती होते। वकार भट्टी जी झूठ के प्रेम पैर नहीं शुक्ला साहब होते। आपको लगती है? सर झूठ ये चल के नहीं जा भारत जो है ना, सकता। ये भारत श्रीनगर से भारत दिल्ली के नहीं असली आएगा निवासी झूठ। कौन है ना, उसके ऊपर आइए ना। फिर अब दोनों का अब चेहरा भारत देख के के असली लोगों को निवासी लगा पे आइए। कि पहली बात मिर्ची जो है, पहली बात मुझे आपके हिंदुस्तान किस के आइन नाजुक में, जगह पे हिंदुस्तान लगी का है, नाम बता वो दीजिए। बहुत हिंदुस्तान अच्छी तो तरह आइन के समझ में आइन में आता है। नाम ही नहीं है, ये तो आपने लिया। असली नाम तो सबसे भारत है, नाजुक तो अंग भारत पर के ऊपर जो है, चर्चा कीजिए वो ना। मिर्ची लग गई आप है जनाब। मुसलमानों को टारगेट करते हो, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी बांग्लादेश के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे। तो आप अभी तो जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो और बना अच्छा रहे हो। भट्टी जी, आप कश्मीरी है ना? भट्टी जी कश्मीरी है ना? से मुसलमानों भट्टी जी, मत रखिए। कितनी जनरेशन पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, आप ये बता दीजिए। जी, बिल्कुल। अगर आप वाकई कश्मीरी है तो ये बता दीजिए कितनी जनरेशन पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे? 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, बता दीजिए आज। सर मैं अब बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन चुप रहिएगा तब बताऊंगा। बताएंगे चुप ना? रहिएगा। मान रहे आप खुदा की हिंदू से कसम, मुसलमान में कन्वर्ट मैं उस हुए हैं। अपने दादा परदादा बंदूक के बल पे है, तलवार के बल पे आप हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, मान रहे हैं आप? आप सुनिए तो सही, तलवार के बल पे आप मुसलमान कन्वर्ट हुए, हिंदू से मान रहे हैं आप? जानिए, सुनिए ना, बिल्कुल। मैं एक मिनट सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपकी बात पे ही मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं कि आप कहते हो कि तलवार के जोर पे आए हुए, जैसे भी हुए मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बिल्कुल ठीक हुए। आज मुझे फक्र है और मेरे पूरे खानदान को फक्र है कि प्राउड ऑफ कि मैं मुसलमान हूं, मैं एक अल्लाह को मानता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत करता हूं। मुझे अपने आप पे फक्र है सर, ठीक है? मुझे फक्र है कि मैं नबी की उम्मत से हूं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि पुराना कौन था, कहां से आए, कहां चले गए, मुझे उस पर जाना ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में मुसलमान हूं और मुझे इस पर फक्र है, क्योंकि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूं, एक लास्ट नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाला हूं। इसके ऊपर मुझे ईमान है और मैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इसी के नाम पे रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं आप? कर जाए तो इस्लाम से बाहर नहीं तो जाऊंगा। मतलब मजहब के आधार पर आप रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना? मजहब के नाम पर आप रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं? जनाब दीपक भाई, दीपक नहीं, हम उस पर चाहते हैं जहां मजलूम है, जहां उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो एक जुल्म का मारा हुआ है, वहां से उसको निकाला गया, रिफ्यूजी है। अगर आपके साथ कल कोई जुल्म करेगा, आप आइए मेरे घर में, मैं दीपक भाई आपको भी पनाह दूंगा, वादा देता हूं, आपको भी पनाह दूंगा। लेकिन मुझे कश्मीर में कितनी बार किन घरों में पनाह देके मारा गया है वो मैं बोलना नहीं चाहता। मुझे कश्मीर श्रीनगर में डाउनटाउन में कितने घरों में पनाह देके घेर के मारा गया है मैं बताना नहीं चाहता। वकार भट्टी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अभी साधना सिंह जी के पास जाऊंगा, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, आपने बहुत टाइम लिया। सुशील पंडित जी के पास आऊंगा आपके पास, 1.5 घंटे का डिस्कशन है। साधना सिंह जी, क्या रोहिंग्याओं को शरण देना चाहिए? क्या इन्हें शरणार्थी बनाना चाहिए जिन्होंने अपने ही देश में गृह युद्ध छेड़ दिया बौद्धों के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। हम हमेशा हमारा देश हमेशा इन लोगों की तरफ है, इन लोगों के लिए करता चला आ रहा है। आप और कंट्रीज का हाल देखिए, इन लोगों इतनी कंट्रीज दे रखी, मुस्लिम इंडिया एक कंट्री है खाली इंडिया में। हाँ जी, इंडिया में खाली एक कंट्री है, वो हिंदू कंट्री है। इसमें भी हम लोग सेकुलरिज्म तो बिल्कुल फेक है,
नहीं, इंडिया हम में ये सेक्युलर सब कंट्री है, कर हिंदू रहे हैं। कंट्री तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि भाई ऐसे बहुत से देश है जहां पर इस्लाम माना जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों को रख ले, क्यों नहीं जाते सऊदी अरेबिया सर, क्यों नहीं जाते दुबई, क्यों नहीं जाते कतर जहां इस्लाम को माना जाता है, क्यों नहीं चले जाते ये लोग सीरिया जहां पे शरिया का कानून लागू है। सुशील पंडित जी। दीपक जी नमस्कार और मुझे अवसर देने के लिए आभार। मैं बड़े गौर से सुन रहा था जब शुरू में आपने तहसीन पूनावाला से बात की तो वो आपको समझा रहे थे कि रोहिंग्याओं में हिंदू भी होते हैं। बहुत सही बताया उन्होंने, लेकिन एक बात ये नहीं बताई कि मुसलमान रोहिंग्याओं ने 80 हिंदू पुरुष रोहिंग्याओं को कत्ल करके एक कब्र में एक साथ दफन कर दिया था, अपने साथी हिंदू रोहिंग्याओं को, और उनकी महिलाओं को उठाकर रख लिया था कैंपों में अपने साथ जबरदस्ती। इसके ऊपर बांग्लादेश के पत्रकारों ने स्टोरी की, इंटरव्यूज किए। ये हाल रोहिंग्याओं ने केवल बर्मीज बुद्धिस्ट को नहीं मारा, केवल वहां के थानों के ऊपर आक्रमण नहीं किए, अपने पड़ोसी हिंदुओं को भी कत्ल किया उन्होंने, और 80 लोगों को एक साथ कत्ल करके एक कब्र में दफन किया था। ये वो रोहिंग्या हैं जो वहां पर जिहाद लड़ रहे हैं पिछले 60-70 साल से, और क्योंकि अब उसका जवाब वहां की आर्मी ने देना शुरू किया तो वो 3000 किलोमीटर दूर एक बांग्लादेश टाप कर 10 राज्य टाप कर जम्मू कश्मीर पहुंचे। सरासर झूठ, 100-200 नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बाद कवर किया था उस स्टोरी को। 10,000 और ये इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था उस स्टोरी को। सब फेक बता रहे सुशील पंडित ने जैसे मेरे कश्मीर को बदनाम किया है, ऐसे ही रोहिंग्या को बदनाम करने की ठेकेदारी लेके बैठे। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और सुशील पंडित मत झूठ बोलिए, कितना झूठ बोलेंगे, घर में बच्चे भी हंसते हैं आपके अपने। मनमोहन सिंह की सरकार और उमर अब्दुल्ला की सरकार, सुशील पंडित झूठ मत बोलिए। चोरी और कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा तो चल गया, और रोहिंग्या के ऊपर आपका नहीं चलेगा क्योंकि दुनिया नजर रखती है आपके ऊपर। अब आपको दर्द होने लगा सुशील पंडित जी जब आपको सर ये झूठ बोल रहे हैं ना दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं। आपका मौका आएगा तब उनकी बात को झूठ बताइएगा ना, आपका मौका आएगा तब उनकी बात को झूठ बताइएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। सुशील पंडित जी बोलिए, बीच में मत टोकिए, दोनों की आवाज जब मिल जाती है तो दर्शक सुन नहीं पाते। वाणी जी के पास भी जाना है मुझे। कोई बात नहीं जी सुशील भाई। ये मुझे इसलिए नहीं सुनने देना चाहते क्योंकि इनको सच जो है वो पेट में मरोड़ पैदा करता है। झूठ बोल रहे हो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये हजारों रोहिंग्या 2012 और 13 के बीच 10 राज्य टाप कर जम्मू कश्मीर की सीमा में तत्कालीन राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मिलीभगत द्वारा लाए गए। जम्मू में भटिंडी के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आर्मी सुंजवान कैंप की बगल में बसाए गए। उस सुंजवान कैंप में के पास जिस पर 6 आत्मघाती हमले हो चुके हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस राष्ट्रद्रोह के काम में कौन से राजनीतिक दल और नेता मिले हुए थे, कौन से ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए थे। मुझे लगता है कि वहां के चीफ भी आप ही बने हुए हो, जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजीपी आप भी बने हो, आईबी के डीजीपी आप ही हो। क्या बकवास करते रहते हो टीवी के, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के। पेट में दर्द हो रहा है, ये किसी को सुनने नहीं देंगे इन तथ्यों को। ये क्या सब झूठ बोल रहे हो ना आप? बोलिए सुशील भाई, सांझ को आज नहीं। भट्टी जी मुझे आपको ऑडियो कम करना पड़ेगा। वाणी जी भी बैठ के, वाणी जी भी खामोश बैठी हैं, आप भी सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, तहसीन भी खामोश बैठे हैं। होते होंगे आप मुसलमान। मैं खामोश नहीं बैठा हूं, बिल्कुल हूं। शक आपने जो भी मजहब कबूल किया हो, जिस भी हालात में कबूल किया हो, वो आपको मुबारक है। हमें मत जतलाइए कि आप कौन है, किस पर ईमान लाते हैं। हमारा कसूर नहीं है वो, ना ही हमारी वजह से आप हुए मुसलमान हैं। और जिस दिन आपको समझ आ जाएगा अपने आप को जो अच्छा लगे करना, यहाँ जतलाने की जरूरत नहीं है। घर की वो घर में रखिए अपने, वो अपने घर में रखिए। परवरिश नहीं मिली नहीं तो आप मुसलमान ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट और संसद के हिसाब से चलता है। और जिसको ये पचता नहीं है वो बॉर्डर लांग जाए वहां से, आपके घर के बहुत नजदीक है। हम तो कुरान के हिसाब से पहले चले जाइए, पहले कुरान उसके बाद सब कुछ।
ना कुरान बदल नहीं सकता। क्यों बाबा साहब के संविधान का क्या हुआ वकार भट्टी? बाबा साहब के संविधान का क्या हुआ? बाबा साहब के संविधान का क्या हुआ वकार भट्टी? आप जिसकी कसमें खाते हैं हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तहसीन पुनावाला आप भी कुरान के हिसाब से चलेंगे और वाणी यास्मीन जी आप भी एक एक करके जवाब दे दीजिए। संविधान के हिसाब से चलेंगे या कुरान के हिसाब से चलेंगे? तहसीन पुनावाला के बाद हिंदुस्तान के संविधान को रिस्पेक्ट करते हैं जनाब। तो कुरान के बाद भी कुरान के पहले करिए, पहले करिए तब आप सेक्युलर मुसलमान होंगे, वरना नहीं। बात आती हूँ। नहीं कुरान से पहले कुछ नहीं हमारे लिए भाई। गर्दन कट जाएगी कुरान से पहले। जो रिलीजन अपनाना है वो रिलीजन अपनाए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मीडिया चैनल्स क्यों रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को टुगेदर कर रहे हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। अगर आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप हिंदू कहाँ से आ गए, सिख कहाँ से आ गए, मुस्लिम कहाँ से, हर एक को वकार। ये रोहिंग्या मुसलमान तो म्यांमार से आए हैं ना, ये भारतीय थोड़ी ना है। अब रिलीजन अपना अपना है। मुझे एक बात वाणी जी, ये रोहिंग्या मुसलमान तो म्यांमार से आ गए ना, हिंदुस्तानी थोड़ी है जो भारत के संविधान पर इनका हक है और भारत के संविधान के आधार पर इनको पूरी सहूलियतें दी जाए। ये भारतीय थोड़ी ना है। हम शायद दीपक भाई एक लाइन कह दूं, हम इंडियंस वासुदेवा कुटुंबकम की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। अच्छा, तो आपने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था 1947 में? अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो वाणी यास्मीन जी बता दीजिए ना, अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान क्यों मांग लिया था आप वसुदेव कुटुंबकम कहने वालों ने? इसका भी जवाब दे दीजिए मुझे। आप मेरी बात जवाब दे दीजिए ना, जहां पे जवाब दीजिए क्यों मांगा था 1947 में जिन्ना ने पाकिस्तान? अगर ये देश वसुदेव कुटुंबकम को बिलीव करता है और आप उसको बिलीव करती है तो हमने वर्ल्ड, जवाब दीजिए ना, जिन्ना ने क्यों मांग लिया था पाकिस्तान? अगर ये देश वसुदेव कुटुंबकम को बिलीव करता है तो आप ये मान रहे हैं ना, आप तो ये बोलिए मान रहे हैं जिन्ना घटिया आदमी था, उसको हिंदुस्तान की फिलॉसफी की समझ नहीं थी। बोलिए आप ये मान रहे दीपक जी, आप ये मान रहे हैं ना हम वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को बिलीव करते हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिर जिन्ना ने क्यों पाकिस्तान मांगा था? इसका मतलब जिन्ना को भारतीय संस्कृति और भारतीय पुरातन परंपराओं की समझ नहीं थी। बोल रही हूँ कि क्या हम वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अगर वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी भारत की पुरानी है, सदियों पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, तो फिर हमने पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था बताइए ना? 1947 में धर्म के आधार पर कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मैं इंडिया में रह रही हूं, मैं इंडिया में रह रही हूँ, मुझे पाकिस्तान को करना क्या है? गजब बात। वाणी जी देखिए, जब आप लोग फंसते हैं ना तब यही बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तानी है भाई। ये बात जब आपको लगे वसुदेव कुटुंबकम ठीक है, जब आपको लगे तब पाकिस्तान मांग लीजिए, जब आपको लगे तब पाकिस्तान मांग लीजिए। जैसे म्यांमार में लोग रखाइन प्रांत मांग रहे थे, रखाइन राष्ट्र मांग रहे थे अपने लिए। बोल दीजिए ना, रोहिंग्या मुसलमानों ने रखाइन देश नहीं मांगा अपने लिए, बताइए ना। मैं इंडिया का पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। कैसी आप भी वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं? को कुछ नहीं करना है, मैं बिलीव करती हूँ वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी पे। क्या डबल स्टैंडर्ड है वाणी जी आपके? गजब है, बड़े डबल स्टैंडर्ड है आपके। बताइए तहसीन पुनावाला, फिर मैं जीडी बख्शी के पास जाऊंगा। जल बख्शी जुड़ गए हमारे साथ। आप बोल रहे हैं कि शायद हम जहाँ पे हम संक्षेप में वाणी, अगर प्लीज मैं बात कर दूं, मुझे दूसरे शो पे, अगर हम होल वर्ल्ड वन फैमिली कंसीडर कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल बोलिए वाणी जी, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। तहसीन को जाना है, उनको 9 बजे के शो के लिए हमारा चैनल पसंद नहीं आता है, वो दूसरे चैनल पे जाते हैं। नहीं सर, आप ही का शो पसंद आता है। आप मुझे लेट बुलाते हो, ये आपको कोई नहीं मिलता तो आप बुलाते हो। आज गिर गए, पहला प्रायोरिटी आपको दूंगा सर, प्राइम मिनिस्टर आपको प्रायोरिटी देते सर, प्राइम मिनिस्टर आपको प्रायोरिटी देते। ये मेरी शिकायत है इसलिए बोल दिया मैंने। सर छोटी बात, मैं आपके बात से नहीं सर, आप प्लीज मुझे सुबह बुलाइए। आप लेट बुलाते हो, कोई नहीं मिलता तो आप बुलाते हो। आपको तो प्राइम मिनिस्टर मना नहीं कर सकते, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर, ये आपको मैं बता दूँ तो सर। लेकिन आप 2 बात में आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर के मांग हुई थी पाकिस्तान की, लेकिन ये मांग सबसे पहले तो सावरकर ने की थी, तो सावरकर भी इसमें नहीं मानते और ये तो सिद्ध हो गया हिस्टोरिकली, हम इस डिबेट में नहीं जाते। लेकिन सर दूसरी बात जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात में करना चाहता हूँ रेफ्यूजीज को लेकर,
आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 ये रेफ्यूजीज को भी एप्लीकेबल है और हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के सिग्नेटरीज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को भी कहा है, इसीलिए प्रोसीजर के द्वारा ही हम उनको वापस भेजेंगे। तो ये कहना कि उनको सारे संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते गलत है। संविधान रेफ्यूजीज को भी अधिकार देता है, खास करके आर्टिकल 21 उन लोगों को जो रिफ्यूजीज हो, जिनको शरणार्थी माना जाए, उनको अधिकार देता है सर। कोई उठ के चला है चुपचाप, उसको अधिकार नहीं देता तहसीन पूनावाला जी। तथ्य को तथ्य के साथ बोलिए। इवन इलीगल संविधान उन्हीं लोगों को अधिकार देता है जिनको शरणार्थी माना जाए, और भारत ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी बनाने के लिए किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन पर कोई सिग्नेचर नहीं किया। ये भी एक फैक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इस पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन ये हाईलाइटेड है। यस सर, यस सर। लेकिन आर्टिकल 21, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हो तब भी आपको आर्टिकल 21 होता है। स्टेट का अधिकार है आपकी जान लेना। स्टेट को आपको आपकी जिंदगी बचाने का स्टेट का फर्ज होता है कि आपकी जिंदगी बचाए और आपको सर, हमने तो कसाब को भी बचा कर रखा 3 साल तक, जब तक केस खत्म नहीं हुआ। हमने तो कसाब को भी बचा कर रखा 3 साल तक सर, जब तक केस खत्म नहीं हुआ। गोडसे को भी बचाया, गोडसे को भी बचाया। नहीं, वो तो फांसी चढ़ गया, आज भी बचाया। प्रधानमंत्री के चाहने वाले उनको कहते हैं गोडसे जिंदाबाद, आज भी कहते हैं। बस उसके इलीगल लोग यहाँ पे, इलीगल औलादे सब यहाँ पे रह रही है। कसब भी चढ़ गया। और प्रज्ञा ठाकुर पार्लियामेंट में, और प्रज्ञा ठाकुर पार्लियामेंट में, जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर जेल में जाएगी उस दिन भारत आतंकवादियों के खिलाफ सही में बिना तर्कों के बात कर रहे हैं तहसीन, बिना तर्कों के बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं भारत का संविधान कहां कहता है। कोई बात नहीं। जब शरणार्थी आपने माना नहीं तो आपको सुविधाएं कहां से मिलेंगी। सीधे इसी सवाल को लेकर जनरल बख्शी के पास चलता हूं। 9 बज गई है। जनरल बख्शी बताइए, क्या बिना शरणार्थी माने इनको भारत के संविधान की सुविधाएं मिल जाएंगी? और दूसरा, अब ये तमाम लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं भाई ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, हर आदमी को हमको जगह देनी चाहिए। तब क्या हुआ था जब जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया था? तब ये देश वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं था। देखिए साहब, दुनिया भर में कुख्यात हैं ये रोहिंग्या, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्करी में ये लोग लिप्त हैं, आर्म्स स्मगलिंग में ये लोग लिप्त हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग में ये लोग लिप्त हैं। अब इन्होंने, याद रहे कि 1947 के पहले रोहिंग्या प्रांत की, बर्मा के रोहिंग्या प्रांत की पाकिस्तान में मिलने की बात की थी, चिट्ठी लिखी थी जिना को। उस वक्त जिना भी घबरा गए कि वो अब जो है बर्मा का इलाका नहीं लेना चाहते, नहीं मान चाहते, उन्होंने भी ठुकरा दिया। फिर साहब इन्होंने वहां के बौद्धों के खिलाफ जो है वहां पे कहर ढाना शुरू किया, तो पलटवार तो होगा इनके ऊपर। इनको अब खदेड़ के वहां के लोगों ने निकाल के बाहर किया है। जब इन्होंने वहां के बौद्धों पे कत्लो गारत शुरू की तो इनको निकाला गया। ये रिफ्यूजी का तमाशा बनाकर भारतवर्ष में आने के यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया। ठीक है, इनको कश्मीर में बसाया गया, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे पंडित जी कि इनको हमारे आर्मी कैंप्स के साथ में बसाया गया एज पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग केओस। ठीक है, कश्मीर स्टेट में गदर मचाने के लिए इनको वहां लाया गया। ये साहब मुंबई में थे, मुंबई में जाके इन्होंने हमला किया हमारे शहीद स्मारक के ऊपर, जो कि हमारे शहीद सोल्जर्स के लिए बना था, उस पे इन्होंने हमला किया। अब आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो तस्कर, जो स्मगलर, आर्म्स स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, नारकोटिक स्मगलर्स हैं, उनको कौन शरण देगा? और अगर इनको शरण की इतनी जरूरत है साहब, तो मुझे बताएं सऊदी अरेबिया क्यों नहीं गए, पाकिस्तान क्यों नहीं गए, तुर्की क्यों नहीं गए, ये यूनाइटेड अरब अमीरेट क्यों नहीं गए, कतार क्यों नहीं गए? इतने हजारों मुस्लिम देश हैं यहाँ पे, इनको एक भारतवर्षी क्यों मिला यहाँ पे जो है ये अपना खबेड़ा बसाने के लिए? क्योंकि साहब जो नियत है उसमें खोट। अगर आप सीधे रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं कि साहब हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमें बड़ा तंग किया है, साहब प्लीज हमारी मदद करिए, तो कोई आपको और नजरिए से देखेगा। लेकिन आप यहां आके हमारे शहीदों के पुतले और मूर्तियां तोड़ना चाहते हैं, आप जाके संजवा के कैंप के साथ बसना चाहते हैं ताकि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में सपोर्ट दें। ठीक है साहब, आप जो है किसी मुसलमान मुल्क में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते?
मुझे समझ नहीं आया, आप तुर्की क्यों नहीं जा रहे, आप सऊदी अरेबिया क्यों नहीं जा रहे, आप कतार, आप जो है ठीक है जनरल बख्शी, क्यों नहीं जा रहे? ठीक है जनरल बख्शी, वकार इसका जवाब देना चाहते हैं और मैं वकार से जरूर जवाब लूंगा। 60 के आसपास इस्लामिक मुल्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। भाई ये रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों नहीं संभाल लेता, सामूहिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते? भाई 10-10 हजार सब अपने देशों में रख लो, क्योंकि ये तो धर्म का मामला है, मजहब का मामला है, इनको रख लो, क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये है ही बदमाश, इनकी नीयत है ही खराब। जो अपने घर में आग लगाए उसको कोई दूसरा देश कैसे रख ले? राजू झा पुणे से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, मैं सीधे चलता हूं राजू के पास। राजू जी, क्या रोहिंग्याओं को शरण दी जानी चाहिए भारत में? जी दीपक जी, पहले तो मैं आपको आपकी इस शो के लिए मुबारकबाद देता हूं, जहां पे आप देश के लोगों को जोड़ते हैं और हमें अपनी मत रखने का मौका देते हैं। आप लोगों के चलते तो हमारा आपके शो है राजू जी, बिना दर्शकों के कोई शो नहीं चल सकता। मैं आपके पैनल पे, पता नहीं तहसीन पूनावाला जी अभी है कि नहीं है, मैं बाकी किसी से तो बात करना नहीं चाहूंगा, बट मैं अपने देश के इन नेताओं से जरूर एक बात पूछना चाहता हूं, जो कि ये शरणार्थी को एडवोकेसी करते हैं रोहिंग्या जैसे हमारे देश में जो इलीगली इमिग्रेंट घुस गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये लीगली आए हैं? मुस्लिम के नाम पे इस लेवल पे राजनीति कर रहे हैं कि जो वास्तविक मुस्लिम इस देश के अपने जो रहिवासी है उनका हम रिसोर्सेस उठा के इन लोगों के ऊपर खर्चा करेंगे। तीसरा, इन लोगों से वो थ्रेट और परसेप्शंस को जो है, जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत घातक है, हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। क्या हमारी अपने देश के मुसलमान भाई और बहनों को हमारे देश के रिसोर्सेस के ऊपर हक नहीं है क्या? पहला तो ये क्यों एडवोकेसी करते हैं? क्या हम लोग इतने अमीर देश है या हम इतने डेवलप्ड देश है कि हमारे पास बहुत पैसा है? ना हम लोग यूएन कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं रिफ्यूजीज के मामले में, ना हम लोग प्रोटोकॉल के लिए सिग्नेटरी रहे हैं, ना हम लोग इनसे यूएन से कोई पैसा लेते हैं इन लोगों के शरणार्थी के रूप में, जो जनरली लोग देते, यूएन देते हैं। तो हम अपना ही रिसोर्सेज इन लोग के ऊपर कब तक खर्चा करता रहेंगे? ठीक है राजू, बिल्कुल सही आपने बात बोली और मैं इसी बात को वकार भट्टी जी के पास ले चलता हूँ। वकार भट्टी जी, समझा दिया जीडी बख्शी जी ने कि कहां पर खतरा है, अब आप क्या कहेंगे? और मुझे ये भी बता दीजिए, आप भी मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम है? अगर है तो जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों मांगा था भाई कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते? इसका भी जवाब दे दीजिए थोड़ा। पहली बात, पता नहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या माना था, बट मैं अपने कश्मीर को मानता हूँ। तो मेरा कश्मीर एक खुद की रियासत है, तो आज भी उसी को मानता हूँ, उसी पर भरोसा है मेरा। और दिल आपका पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ये सच है। जी ने काफी चीजों के ऊपर अपनी जानकारी रखी। सुनिए जी 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 जी, जहां तक सुशील पंडित जी और जीडी बख्शी जी ने काफी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर झूठ की मशीन और झूठ की एजेंसियों के हेड कोई अगर है तो जनरल बख्शी और सुशील पंडित में कंपटीशन चल रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा अवार्ड बनाया जाए जहां इन दोनों को उस अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि हमेशा झूठ बोलने में एक्सपर्ट आदमी है, इतने बड़े वेटरन आदमी हैं जिनका कद उनके पद से भी बड़ा है। देखिए कौन, मैं आपको बोल दूंगा वकार भट्टी झूठ की बहुत बड़ी मशीन है, एक भी आर्गुमेंट सही नहीं दे पाए पूरे बहस में। खुदा की कसम, इतना पड़ोस के झूठ बोलते हैं ना, इतना पड़ोस के जीडी बख्शी जो सुशील पंडित झूठ बोलते हैं ना। अपनी बात करिए ना, रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों आने थे? इसलिए मुसलमान है, झूठ भी शर्मा जाए, हंसने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, जीडी बख्शी और सुशील पंडित के झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। इतना प्यारा, इतनी खूबसूरती से झूठ बोल देते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम कैसे खुश हो जाए मुझे पता नहीं है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में, खुदा की कसम अंधभक्त से भी अंधभक्त बन गए इनकी वजह से। पॉइंट है तो दीजिए, नहीं तो शट अप हो जाइए आप। सर तो मैं सीरियस ही कर रहा हूँ सर, आप सीरियस हैं कब? सर आपको लव जिहाद में आप एक्सपर्ट, आप मुस्लिम में किसी भी इशू में आ जाएं आप एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ पता होता है सर, आपको हर चीज के बारे में पता है। मुसलमान कब खाता है आपको पता है, मुसलमान कब उठता है आपको पता है, मुसलमान कब ग्रेनेड लगा के दूसरों को मारता है आपको पता है। सर एजेंसियों को कुछ नहीं पता, आपको पता है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को कोई पता नहीं सुषमा अटैक के बारे में कि रोहिंग्या की कोई साजिश थी, लेकिन जीडी बख्शी सुशील पंडित को पता है। ये सर आपको तो पता है ना, तो हम वही चीज करेंगे जो आपको पता, फिर आपको मर्जी क्यों लगती है सर? ठीक है, हम तो एक्सपर्ट कह रहे हैं ना। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वाणी यास्मीन और दूसरे लोगों को आज वसुधैव कुटुंबकम क्यों याद आ रहा है? 1947 का जिन्ना क्यों नहीं याद आता, जिसने मजहब के नाम पर एक नया देश मांग लिया था और मजहब के आधार पर सिर्फ एक ही देश बना है दुनिया में?
जिसको जिन्ना के पास जाना जाके पूछ के आइए। वाणी जी, प्रेम शुक्ला जी से सवाल है, उसके बाद आपके पास आऊंगा। We are just right to non-refoulement आपने सुना होगा, right to non-refoulement आपने सुना होगा। जिस देश में कुछ प्रॉब्लम होगी उस देश में उन बंदूकों को नहीं भेजा जाता है। एक मिनट वाणी जी, प्रेम शुक्ला जी को बोला, इसके तुरंत बाद में आपके पास आऊंगा। आई होप कि आप 4 अंग्रेजी शब्द झोंक के जो है कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी बोलिए प्लीज, वाणी जी रुक गई है। हाँ दीपक जी, वसुधैव कुटुंबकम कोई आपका सुविधाजनक सूत्र नहीं हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम नहीं, समग्र वसुधा मेरी कुटुंब है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी वसुधा की जो मानवता है वो मेरे घर में आकर मेरे अधिकार पर कब्जा कर लेगी। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ या उद्देश्य कभी नहीं रहा है। समग्र वसुधा में मानवता का विस्तार हो और सब एक कुटुंब की तरह रहे, यह उसका उद्देश्य है। लेकिन हत्यारों को, तस्करों को, नरसंहार के अभियुक्तों को, ऐसे अपराधियों को हम अपने घर में, आंगन में अपने विरुद्ध अपराध करने के लिए हम अपने यहाँ रखेंगे, ऐसा कोई वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र नहीं है। पूरा विश्व हमारी परिवार है, लेकिन पूरे विश्व में विस्तार का अधिकार है। तो वसुधैव कुटुंबकम है, अगर मान लिया मैंने आपके इस सूत्र को स्वीकार लिया, तो साहब पाकिस्तान उस वसुधा का अंग नहीं है क्या? बांग्लादेश उस वसुधा का अंग नहीं है क्या? जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, आपके 60 देश जो आप उम्मा रोज खड़े हो जाते हो, जरा सा एक सड़ा हुआ ढांचा गिर जाता है तो सारे लोग पेट्रोलियम बंद तो उम्मा के विरुद्ध, इस तरह की अपने देश के विरुद्ध मांग देने वालों, कृपा करके बता दो ना वसुधा में उन देशों का मैं आपको प्रेम जी, मैं आपको आंसर देती हूँ। उन इलाकों में क्यों नहीं चले जाते साहब? वो कुटुंब के विस्तार को हम चाहते हैं। वाणी जी उत्तर दे रही है, सुन लीजिए वाणी जी उत्तर दे रही है, फिर आपको आना होगा। वाणी जी उत्तर दे रही है, वाणी जी दीजिए। को भी कुटुंब समझे, आप मुझे बता रहे हैं क्या बांग्लादेश, शायद आप प्रेम जी ये नहीं समझ, राइट और नॉन रिफॉर्मेट, जिस देश में प्रॉब्लम होगी, जिस देश में प्रॉब्लम होगी उस देश में, आपको ये पता है रिसेंटली पुलिस ने कितने लोगों को वहां पे मारा? मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, यहाँ से जाके वो लोग जाएंगे वहां पे उनको कत्ल किया जाएगा। Who will be the responsible for that? की व्यग्रता का कारण मेरी समझ से परे है। क्या कारण है? आप इस तरह से व्यग्र हो जा रही हैं। व्यग्र और उग्र होने से सत्य पर किसी प्रकार का सिंपली आपको एक बात बता, आपने अभी बोला बांग्लादेश में क्यों नहीं लिया? आप ये बताइए कि इंडियन बांग्लादेश में काम नहीं, वो तो वो जो जिहाद का विस्तार करना चाहते हैं, जिनके मन में भारत को भी इस्लामी उम्मा का अंग डाइवर्ट कर रहे हैं, ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक को, ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है यार इन आतंकियों को मुसलमान है तो आतंकी भी तो ऑफ जिहाद, आप लोग जिहाद बोल रहे हो, रोज जिहाद। डू यू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जिहाद? भेड़ियों के हवाले कर देंगे। तो आपका ये जो कुटिल तंत्र है, ये डिबेट कर रहे हैं या कश्मीर पे डिबेट कर रहे हो? समझ में आ चुका है जो जिहादियों के अब मैं सच्चाई बताती हूँ, हमारे इंडिया में कितनी प्रॉब्लम है। और रोहिंग्या को फिर आप एक और प्रॉब्लम चाहती है रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर, इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम चाहती है रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर। दीपक जी, आप मैं और एक बात बताती हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ इंडिया के रिलेटेड। अभी तक 1 घंटे की डिबेट हो गई है, न भट्टी साहब, न वाणी यास्मीन, न तहसीन पूनावाला एक भी सॉलिड तर्क दे पाए हैं कि क्यों रोहिंग्या मुसलमानों को देश में रखा जाए। पवन मेरे एक दर्शक जयपुर से जुड़ गए, पवन क्या रखना चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश में, बताइए। मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो कोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल सही है। जो भी 150 रोहिंग्या जो जम्मू कश्मीर में आए हैं उनको शरणार्थ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये भारत उदारवादियों का देश नहीं है। यहाँ पे अगर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है रोहिंग्या। आज यहाँ 150 आए, कल अगर आप शरणार्थी देंगे तो बहुत आगे और देशों को भी इसको बढ़ावा मिलेगा। तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माजिद हैदरी जी, यूरोप में मुसलमान शरणार्थी बन के आए थे, लेकिन अब गला काट रहे हैं फ्रांस में कार्टूनिस्ट का कार्टून दिखाने पर। सही मानते हैं आप इसको? देखें दीपक भाई, ये जो मामला है ना आज का, ये रोहिंग्या मुसलमानों का मामला नहीं है। आज हमारे देश की सभ्यता, परंपरा और अनुशासन का सवाल है।
अच्छा, हमारे देश ये माजिद हैदरी कह रहे हमारे हैं। देश की परंपरा मैंने यही रही सवाल है। वकार भट्टी से पूछा था। ये सभ्यता, संस्कृति और इस सब की बात करने वाले कितनी जनरेशन पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे हिंदू से, ये भी बता दीजिए माजिद हैदरी। सभ्यता, संस्कृति, इनकी बात करने वाले कितनी जनरेशन पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में? कह दीजिए, या तो आज आप दर्शकों को कह दीजिए कि अतिथि देवो भव नहीं है, हम इसको नहीं मानते। अगर मानते हैं तो ये मानिए कि रोहिंग्या देवो भव। अरे अतिथि वो होता है जो जान पहचान का हो, जो आपके घर आकर रह सके। किसी भी बदमाश को अतिथि बना लेंगे आप, किसी भी बदमाश को अतिथि देवो भव। बड़ा याद आ रहा है आपको अतिथि देवो भव, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है। रोहिंग्या के गरीब यही उम्मा है ना, यही उम्मा है। नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा अदनान समी में क्या फर्क है जो रोहिंग्या मुसलमान बेचारों में नहीं है? ये तो बेचारे हम भी नहीं आपको जानते, आप ही तो घुस गए हैं जम्मू ये कश्मीर में। भाजपा वाले अदनान समी को अपने सर पे बिठाएंगे, लेकिन माजिद हैदरी को जूते मारेंगे, रोहिंग्या को जूते मारेंगे, क्योंकि हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे। यहाँ पर बैठ के छाती में मूंग दल रहे हो माजिद हैदरी, प्राइम टाइम शो में देश के खिलाफ बात कर रहे हो, इतनी छाती पे मूंग दलते हो, उसके बाद कहते हो माजिद हैदरी को जूते मारेंगे। गजब बात है सुशील भाई। सुशील भाई ये कैसे तरह दे रहे माजिद हैदरी? मुझे बताइए ना, अपने ही देश के खिलाफ बोलेंगे प्राइम टाइम टीवी में। रोहिंग्या मुसलमान इनको चाहिए माजिद हैदरी को। सभ्यता, संस्कृति, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सुशील पंडित जी का टाइम है अब। हमें सांस लेने की इजाजत नहीं इस देश में। दीपक जी, मुश्किल जिंदा कैसे फिर आप? अगर आपको सांस लेने की इजाजत नहीं तो माजिद हैदरी जिंदा कैसे हैं? बिना सांस लिए कोई जिंदा नहीं रह सकता। अरे बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं, हम जीत बड़ी मुश्किल से जीते, अब बोल रहे बड़ी मुश्किल से जीते। अभी तक सांस नहीं लेने को मिल रही थी, अभी बोल रहे बड़ी मुश्किल से जीते। बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं आप। अपनी मुसीबत अच्छा क्यों रहे हो? ये रोहिंग्या मुसलमान आएंगे तो क्या आपको फूक फूक के सांस देंगे? ये भी बता दीजिए माजिद हैदरी, ये रोहिंग्या मुसलमान आपको फूक फूक के सांस देंगे? दीपक जी, अरे अदनान समी आपका आज खास हो गया, सगा संबंधी हो गया, और हम तारिक फतेह को सुशील पंडित जी, एक मिनट का जवाब। ये तारिक, ये नहीं समझ पा रहे माजिद हैदरी, इनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए अभी। हाँ, मुझे बोल लेने दीजिए दीपक जी। हाँ, इनको कहिए कि थोड़ा पानी पिए, थोड़ा शांत रहें और एक बार सुन लें धैर्य से। जब रोहिंग्याओं का सवाल आता है तो इनको वसुदैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव याद आता है। जब कश्मीरी हिंदू थे ना सामने, तब कहते थे काफिर पड़ोसी वाजिबुल कत्ल भव, तब काफिर वाजिबुल कत्ल भव, कश्मीरी हिंदू नहीं और होता, रोहिंग्या अतिथि देवो भव। नहीं, मैं ये बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने हाँ, पंडित भाइयों के वाजिबुल कत्ल भव, काफिर वाजिबुल कत्ल भव। प्रश्न कीजिए, कश्मीरी हिंदू कोई नहीं होता, कश्मीरी पंडित होता है। मैं अपने पंडित भाई कहाँ हैं? कहाँ गए कश्मीर घाटी से वो पंडित भाई? ये गुटरगू बंद कीजिए और मुझे बताइए कि वो कहाँ गए, क्यों गए, क्यों 31 साल पहले निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए, खून करके, अपराध करके, मंदिर तोड़कर, घर लूटकर? साजिश की भाई थे तो क्यों चले गए वो लोग? क्यों दरबदर हैं कैंपों में? भाजपा ने साजिश की। हाँ, इतना झूठ बोल के सो कैसे पाते हो अतिथि देवो भव? आप क्यों नहीं आ जाते वापस? चलिए, खाना कैसे हजम हो जाता है वसुदैव कुटुंबकम इतना झूठ बोलकर? से आप आ जाइए कश्मीर में, मेरे घर में रहिए। काफिर वाजिबुल कत्ल भव, आप ये ड्रामा बंद ये क्यों नहीं बताते? काफिर वाजिबुल कत्ल भव, ये क्यों नहीं बताते? मुशरिकून वाजिबुल कत्ल भव, ये क्यों नहीं बताते? काफिर वाजिबुल कत्ल भाव, मुशरिकून काफिरुल कत्ल वाजिबुल कत्ल भाव, ये कहाँ लिखा है? भाषण पाठ बंद करें। मैं आपको काफिरों को वाजिबुल कत्ल कहने वाली बात कहाँ लिखी है? इसका जवाब सोच लीजिएगा कि कश्मीरी पंडितों का कत्ल करके, उनकी बेटियों का बलात्कार करके, उनका सर काट के 31 साल पहले क्यों भगाया? उसके बाद रोहिंग्याओं को शरणार्थी करने की बात करना ब्रेक के बाद।